नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए दिसंबर के थर्ड वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे। साथ साथ स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी उसका कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके वाला पोर्शन अलग से ना पढ़ना पड़े, यहीं पर आपको मिल जाए। इसमें हम सारे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या कोई भी दूसरा टॉपिक, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स, सभी टॉपिक को हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आपको अंदर मिलेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा बता देते हैं। जैसे महालक्ष्मी स्कीम किस राज्य के द्वारा किस लिए स्टार्ट की गई, इसकी बात करेंगे। नए चीफ मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं 5 राज्यों में, सभी की बात होगी। साथ साथ जो इंडोर सोलर कुकर सिस्टम, आपने अभी तक ना जो सोलर कुकर होते थे उनको सन के पास ले जाना बहुत ज़रूरी था, सन की रोशनी पर ले जाना ज़रूरी था, लेकिन अब इंडोर सोलर कुकर सिस्टम को बना दिया गया। किसके द्वारा बनाया गया, क्या नाम रखा गया, सभी बात करेंगे। और पहले इंडियन कौन है जो कि नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करेंगी, इनका नाम भी जानेंगे। और पहली अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू किया है और या किस यूनियन टेरिटरी ने शुरू किया है। और यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर का किसको बनाया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली में वहाँ पर विधानसभा की सीटें पार्लियामेंट के द्वारा अनाउंस कर दी गई हैं कि 90 सीट्स में चुनाव होंगे और 24 सीट्स पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं। तो अब वहाँ पर जब चुनाव होंगे तो जो यूथ है उनको प्रमोट किया जाएगा, उनके बीच में प्रमोट किया जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव में भाग लें। तो किनको ब्रांड एम्बेसडर, किनको एम्बेसडर इसका अपॉइंट किया है, इसकी बात होगी। और इम्पॉर्टेंट डेज की तो हम लास्ट में बात करते ही हैं। तो चलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने वर्ल्ड की पहली 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर का यहाँ पर अनवील किया है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या बेनिफिट है, बिजली बनाई जाती है। बिजली बनाने से यहाँ पर अगर न्यूक्लियर पावर का हम यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन भी एज कंपेयर टू कोल पावर के कंपेयर अगर हम करते हैं न्यूक्लियर पावर का, तो उसमें कोल पावर में ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और जो प्रोडक्टिविटी है, वो एफिशिएंसी है जिसको आप कह सकते हैं, वो लेस होती है। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करके पावर बनाने, बिजली बनाने का यहाँ पर एक चलन चल रहा है। और पहली कंट्री ऐसी चाइना बना है जो कि 4th जनरेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर को यहाँ पर अनवील कर चुका है। यहाँ पर जब बात करेंगे चाइना की, तो चाइना का टारगेट है, क्या टारगेट है कि 2035 तक वो 10% अपने यहाँ पर जो यूज़ होने वाली एनर्जी है वो न्यूक्लियर पावर से डेवलप करेगा। और 2060 तक उसका टारगेट है कि 18% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने यहाँ पर जो यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स के माध्यम से। इसीलिए इनके डेवलपमेंट में वो अधिक जोर दे रहा है। अगर चाइना की बात करें तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, कैपिटल इसकी बीजिंग है। भारत के साथ इसके एक यूनियन टेरिटरी और 4 राज्यों के साथ सीमा टच होती हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें तो इस प्रकार से न्यूक्लियर रिएक्टर दिखा था। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड 2023 किसको मिला है। तो इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड की बात करें तो ये अफगान के एनजीओ को यहाँ पर फिनलैंड के द्वारा ऑनर्ड किया गया है, फिनलैंड के द्वारा दिया गया है। जो एनजीओ है उनके काम वुमेन राइट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड बेहतरीन थे, इसीलिए वहाँ की एनजीओज को यहाँ पर फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर पटेरी ओरपो के द्वारा यहाँ पर इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड 2023 दिया गया, जिसमें 3 लाख यूरोस भी यहाँ पर इन एनजीओज को मिलेंगे। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, महालक्ष्मी स्कीम
महालक्ष्मी स्कीम ये तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई है। तेलंगाना के अभी रिसेंटली में जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, उनमें से एक तेलंगाना भी था जहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई है। तो कांग्रेस ने अपने सीएम के रूप में रेवंत रेड्डी जी को यहाँ पर अनाउंस किया था। तो रेवंत रेड्डी जी अब वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके द्वारा जो चुनाव प्रचार किया जा रहा था उस समय पर दिल्ली के तर्ज पर जो तेलंगाना है वहाँ पर भी जो वहाँ की बसेस हैं, जो गवर्नमेंट बसेस हैं, वहाँ पर फ्री बस सेवा महिलाओं को देने की अनाउंसमेंट की गई थी। तो अब महालक्ष्मी स्कीम के माध्यम से महिलाओं को फ्री बस सेवा तेलंगाना में भी उपलब्ध करा दी गई है। अगर बात करें भारत के क्या किसी और राज्य में भी फ्री बस सेवा महिलाओं को मिली हुई है? बिल्कुल। अभी रिसेंटली में उत्तर प्रदेश ने भी 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, 60 साल से जो ऊपर की मतलब उससे ज़्यादा उम्र वाली महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर फ्री बस सेवा उपलब्ध करा दी है। और साथ साथ दिल्ली के अलावा पंजाब में भी फ्री सुविधा महिलाओं को बस सेवा की मिल रही है। तो इसी प्रकार से तेलंगाना में भी स्टार्ट किया गया है। इसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर आप अलग अलग बेनिफिट्स नीचे कमेंट बॉक्स में और बता सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, इन्होंने महालक्ष्मी स्कीम को शुरू किया जिसके माध्यम से महिलाओं को फ्री बस सेवा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। तेलंगाना के बॉर्डर में जो चलने वाली गवर्नमेंट बसेज हैं उनमें। ठीक, अगला क्वेश्चन, 33rd व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो 33 व्यास सम्मान पुष्पा भारती जी को यहाँ पर दिया गया। और 33 जो व्यास सम्मान पुष्पा भारती जी को उनकी मेमोरीज के लिए प्राप्त हुआ है। इसको 2016 में पब्लिश किया गया था। और जो व्यास सम्मान है वो पिछले 10 साल आपने जो भी पब्लिश किया हो उनमें से किसी बेहतरीन, हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए, बेहतरीन लिटरेचर के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर ये 2016 में हुआ, मतलब 10 साल से पहले ही यहाँ पर आप कह सकते हैं लगभग 7 ईयर के आसपास इन्होंने पब्लिश किया था। तो इसके लिए इनको ये व्यास सम्मान मिला है। ध्यान रखिएगा, मेमोरीज, ये 3 वर्ड है, मेमोरीज एंड मेमोरीज के लिए इनको जो इनकी पब्लिश किया था इन 2016 में, उसके लिए के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान इनको दिया गया। इससे आपको पता चलता है व्यास सम्मान कौन देते हैं, के बिरला फाउंडेशन। और व्यास सम्मान को 1991 में स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पुष्पा जी को। अगला क्वेश्चन, नए चीफ मिनिस्टर राजस्थान के कौन बन गए हैं? राजस्थान में जो बहुमत है वो बीजेपी सरकार को मिला है। तो बीजेपी सरकार यहाँ पर अपने चीफ मिनिस्टर के रूप में भजन लाल शर्मा जी को रिप्रेजेंट कर चुकी है। तो भजन लाल शर्मा अब ये राजस्थान के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, भजन लाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को बहुमत मिला है और बीजेपी ने यहाँ पर मोहन यादव जी को अपना नया चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया है। इनसे पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, वो भी बीजेपी सरकार को ही लीड कर रहे थे, बीजेपी को ही लीड कर रहे थे। और अब बीजेपी ने अपने चीफ मिनिस्टर का फेस बदल दिया है। मोहन यादव जी अब एमपी के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को बहुमत मिला और बीजेपी ने यहाँ पर विष्णुदेव साई को विष्णुदेव साई को यहाँ पर नया अपना चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करें तो विष्णुदेव साई यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी होता है। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो क्लाइमेट किस तरीके से क्लाइमेट को बेहतर करने में किस कंट्री का कितना योगदान रहा है
उसको देखते हुए रैंकिंग जारी होती है। तो 2024 के लिए रैंकिंग जारी हुई जिसमें भारत की रैंक 7th रही है। किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 7th रही। और अगर पहले, दूसरे, तीसरे में बात करें तो कोई भी पहले, दूसरे, तीसरे पर नहीं रहा। 4th रैंकिंग में डेनमार्क, 5th में एस्टोनिया, उसके बाद फिलीपींस और फिर भारत का नंबर आता है। ध्यान रखिएगा क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में भारत की रैंक 7 रही। ठीक, अगला क्वेश्चन, जो इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है, इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम ये एक इनोवेट किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और EKI एनर्जी सर्विसेज के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। मतलब आप कमरे के अंदर रखकर सोलर कुकर को, सोलर सिस्टम को, इस सोलर सिस्टम को यूज कर सकते हैं, इसीलिए इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम इसको कहा जा रहा है। इसका नाम सूर्य न्यूटन रखा गया। क्या? सूर्य न्यूटन, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, और हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा इसको अनवील किया गया। अगला क्वेश्चन, नेशनल अवार्ड बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड के लिए किसको मिला है? तो नेशनल अवार्ड जो कि भारत के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया, बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी को दिया गया जो कि डिफरेंटली एबल्ड को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहा है और जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। तो ये है प्रशांत अग्रवाल, ये प्रेसिडेंट ऑफ नारायण सेवा संस्थान के प्रेसिडेंट हैं और उनको यहाँ पर नेशनल अवार्ड बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा मिला है। और इनको बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड भी 2017 में मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, प्रशांत अग्रवाल। ठीक, अगला क्वेश्चन, पहली अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट को किस राज्य ने स्टार्ट किया? अभी आपको पता है मिछोंग नाम का एक तूफान आया था और वो तूफान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल में अपना इफेक्ट दिखा चुका है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसने तमिलनाडु में दिखाया था। तो तमिलनाडु में ही यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि पहली अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट को यहाँ पर स्टार्ट किया जाए, जिससे कि जो फ्लड वाली कंडीशन बने उसमें आसानी से निपटा जा सके। तो ध्यान रखिएगा, चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट में इसे स्टार्ट किया गया, मतलब तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के पास इसे स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, पहली भारतीय कौन ऐसी बनी है जो कि नासा के मार्स रोवर को यहाँ पर ऑपरेट करेंगी? तो पहली भारतीय ऑपरेट करने वाली है मार्स रोवर को नासा के लिए और इनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति। कौन? अक्षता कृष्णमूर्ति। ये MIT जो कि USA की एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से PhD होल्डर है और इनके द्वारा ही नासा के मार्स रोवर को अब ऑपरेट किया जाएगा। आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले नासा के बारे में जान ले। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको 1958 में फाउंड किया गया था। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। बिल नेल्सन इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। अगला क्वेश्चन, टाइम्स मैगजीन के द्वारा CEO ऑफ द ईयर किसे अनाउंस किया गया? तो CEO ऑफ द ईयर टाइम्स मैगजीन ने सैम अल्टमैन जो कि OpenAI के फाउंडर हैं, साथ साथ ये CEO के पद पर काम कर रहे हैं OpenAI में, और टाइम्स मैगजीन ने इन्हीं को CEO ऑफ द ईयर अनाउंस किया है। टाइम्स मैगजीन ने फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर किसको अनाउंस किया? तो फुटबॉल के प्लेयर लियोनेल मेसी को यहाँ पर एथलीट ऑफ द ईयर अनाउंस किया है। अगर जब हम बात करेंगे कि
पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे अनाउंस किया है? तो टाइम्स मैगजीन ने पर्सनैलिटी ऑफ या पर्सन ऑफ द ईयर किसे अनाउंस किया? तो पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस किया है टेलर स्विफ्ट को। याद रखेंगे, सिंगर और सिंगिंग की डायरेक्टरी करती हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो सैम अल्टमैन। अगला क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को किसके द्वारा यहाँ पर चलाया जा रहा है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर जो ये इस प्रोजेक्ट है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा चलाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कोशिश कर रही है कि गांव को उनकी कुछ ना किसी कल्चर के साथ जोड़ा जा सके और उसके माध्यम से उसको प्रमोट किया जा सके, जिससे कि वहाँ के कल्चर को देखने के लिए दूर दराज से लोग आए, वहाँ पर टूरिज्म बढ़े और वहाँ के कल्चर को लोग कंजर्व करने की कोशिश करें। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा शुरू किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के माध्यम से। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऑर्गेनाइज हुई। तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको इनॉग्रेट किया गया है। ये 2 दिन की समिट चली थी, जिसमें उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया देहरादून में। यहाँ पर जब बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह हुई कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर एक नारा दिया गया, जिस प्रकार से मेक इन इंडिया का नारा प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहले दिया गया था, और अब उसी के तर्ज पर वेड इन इंडिया यहाँ पर नारा भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। वेड इन इंडिया मतलब भारत में आप अपनी शादी करें। बहुत सारे जो वेल्थी लोग होते हैं वो भारत से बाहर जाकर अपनी शादी करते हैं, और भारत में जो जगह हैं वहाँ पर आप शादी करें। इससे उस पर्टिकुलर जगह पर लोगों को टेम्पररी रोज़गार मिल जाएगा, जिससे कि वो अपना भरण पालन भी कर सकते हैं। और कुछ लोग तो सिर्फ इसी बिजनेस के ऊपर टिके रहते हैं। तो इससे भारत में अगर वेल्थी लोग अपनी शादी करेंगे तो उससे बेनिफिट भारत में भारत के लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो भारत में ही पैसा भारत के लोगों को मिलेगा। इसीलिए वेड इन इंडिया जो एक कैंपेन है, या कह लीजिए एक प्रोग्राम, या जिस प्रकार से मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया उसी प्रकार से वेड इन इंडिया यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री ने इसी समिट में अनाउंस किया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, स्विगी के डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया गया? तो आनंद कृपालू। कौन? आनंद कृपालू ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्विगी के बने हैं, और चेयरपर्सन भी अब ये रहेंगे। स्विगी आपको पता है खाना आपको होटल से आपके घर तक पहुंचाने का एक माध्यम है, और स्विगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और स्विगी जिसको 2014 में फाउंड किया गया था, ध्यान रखिएगा, श्रीहर्षा मजेटी, नंदन रेड्डी और राहुल जैमिनी के द्वारा। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, कंट्री, कौन सी कंट्री लीड करेगी GPAI एनुअल समिट को? GPAI का मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक समिट होगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया में प्रमोट करने के लिए एक समिट ऑर्गेनाइज होगा, जिसको होस्ट कौन करेगा? तो उसको भारत ही होस्ट करने वाला है। और इसके GPAI की जब बात करेंगे तो 25 इसके मेंबर हैं, भारत भी इसका मेंबर है, और भारत इस बार इसको होस्ट करने वाला है। आर्टिफिशियल को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। भारत इसका मेंबर 2020 में बना था, और फ्रांस इसको लास्ट टाइम जो पिछले साल हुआ है 2022 में उसे लीड कर चुका है। अब इस बार भारत इसे लीड करेगा। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओनियन के प्राइस को लगातार बढ़ते हुए देखते हुए यहाँ पर
इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। योर एक्सपोर्ट पर बैन 31 मार्च 2024 तक लगाया गया है। उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। प्राइस को कंट्रोल लाने के लिए भारत ने इसमें एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ाई, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए भारत की जो सरकार है उसको ये कदम उठाना पड़ा। ठीक, और चर्चाओं में क्यों रहा? किसान लोग इसके खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी आवाज़ उठी कि महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा प्याज होता है और एक्सपोर्ट अगर बैन हो जाएगा तो फिर प्याज के रेट नॉर्मल हो जाएंगे और उनको कम बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए वो यहाँ पर इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। अगला क्वेश्चन, एक राइटर है शेरिंग तासी। शेरिंग तासी को साहित्य अकेडमी प्रेमचंद्र फेलोशिप यहाँ पर दी गई है और ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो ये भूटान देश से बिलोंग करती हैं। कौन? शेरिंग तासी। और अगर साहित्य अकेडमी की बात करें तो ये 1954 में फाउंड की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। और ये जो अवार्ड है, ये साहित्य अकेडमी प्रेमचंद्र फेलोशिप, ये भारत में जो भारतीय लिटरेचर और लैंग्वेज को जो प्रमोट करते हैं उनको यहाँ पर यह ऑनर दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, आरबीआई, अभी तक क्या था कि आरबीआई यूपीआई के माध्यम से हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, आप यूपीआई के माध्यम से 1 लाख रुपया आप ट्रांसफ़र कर लेते थे, लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होता था। लेकिन अब आरबीआई ने 2 जगह, कहाँ, एक हेल्थ केयर और एक एजुकेशन। हेल्थ केयर और एजुकेशन में आप एक बार में 1 लाख नहीं 5 लाख तक पेमेंट कर सकते हैं। तो आरबीआई ने जो स्कूल्स या कॉलेज की जो फीस वगैरह है और हॉस्पिटल के जो चार्जेस हैं उनको यूपीआई के माध्यम से आसानी से पेमेंट करने के लिए यहाँ पर इसकी लिमिट 1 से 5 लाख बढ़ा दी है। ध्यान रखिएगा। आरबीआई के इस समय पर गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई को 1935 में फाउंड किया गया। इसका नेशनलाइजेशन 1949 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में अवेलेबल है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर पोलैंड के कौन बने हैं? तो प्राइम मिनिस्टर पोलैंड के डोनाल्ड टस्क बने हैं। कौन? डोनाल्ड टस्क। ध्यान रखिएगा। पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। वॉर्शो इसकी कैपिटल है। अंद्रेज डूडा इसके प्रेसिडेंट हैं। ज्लोटी यहाँ की करेंसी है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन किसको यहाँ पर अनाउंस किया गया है? तो यूएसए के द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन निखिल दे को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। निखिल दे की बात करें तो एक को फाउंडर हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन के भारत में, और इनको इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अनाउंस किया गया है यूनाइटेड स्टेट ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नार्कोटिक एंड लॉ एनफोर्समेंट अफेयर्स के द्वारा। ध्यान रखिएगा, निखिल दे का नाम आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विनबैक्स 2023 किनके बीच में होती है? तो विन ये वी है। विन का मतलब वियतनाम और भारत। वियतनाम और भारत के बीच में विनबैक्स नाम की एक्सरसाइज होती है। इसको इस बार वियतनाम की कैपिटल हनोई में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। विनबैक्स की बात करें तो 2018 में इसे पहली बार ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक, और ये 4th एडिशन है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में जो अभी रिसेंटली में एक पार्लियामेंट्री मेंबर है उनको कैश फॉर क्योरी की वजह से उनकी पार्लियामेंट जो मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया गया। वो कौन है? तो उनका नाम है महुआ मोइत्रा। कौन है? महुआ मोइत्रा। ये टीएमसी की सांसद है। कहा जा रहा है कि ये किसी जो कमेटी बनी उसने कहा कि ये एक बिजनेसमैन है, उनको बेनिफिट देने के लिए अडानी जी के खिलाफ, अडानी जी जो बिजनेस टाइकून हैं उनको टारगेट करते हुए इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और उसके लिए इन्होंने पैसा और जो लग्जरी सामान है वो उनसे लिए हैं। ये है महुआ मोइत्रा। इनको यहाँ पर इनकी जो मेंबरशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया गया है।
कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जावेद अख्तर साहब को यहाँ पर दिया गया। जावेद अख्तर कौन है? तो ये जंजीर, दीवार, शोले, डॉन और काला पत्थर जैसी फिल्मों के को राइटर हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है जावेद अख्तर, आप इनको शायद जानते होंगे। अगला क्वेश्चन, आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड नवंबर के लिए किसे दिया गया? देखिए, नवंबर के परफॉर्मेंस के लिए दिसंबर में दिया जाता है, तो दिसंबर में ये अवार्ड दिया गया है नवंबर के परफॉर्मेंस के लिए। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी 2023 से दे रही है। इसमें इस बार जो बांग्लादेश की एक स्पिनर है नहीदा अख्तर, ये वुमेन्स कैटेगरी में इनको मिला है और पहली बांग्लादेशी प्लेयर बनी है, फीमेल प्लेयर बनी है जिनको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया है। अगर बात करें मेन की, तो वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, उसी की टीम के एक प्लेयर हैं ट्रेविस हेड, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर के लिए चुना गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुनिया में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है। इसको 1909 में फाउंड किया गया। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक सिटी दुबई में है। इसके मेंबर 108 हैं। इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा जो कि पाकिस्तान के हैं। सीईओ जियोफ एलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से एक्टर हैं जिनको इटली का प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर मिला है? तो इटली का प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर कबीर बेदी को मिला है। किसको? कबीर बेदी को। ध्यान रखिएगा, ये कबीर बेदी को इटली का जो सिविलियन ऑनर है वो प्राप्त हुआ। इटली ये जो ऑनर है ये 1951 से दे रही है। ठीक, ये है कबीर बेदी। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के माध्यम से यूनाइटेड नेशन ना कुछ जो उनकी आर्मीज़ है, पीस कीपिंग आर्मीज अपनी आर्मी को उस देश में डिप्लॉय करती है जिस देश में शांति नहीं है, शांति वहाँ पर काफ़ी इंसर्जेंसीज चल रही है। इससे यूनाइटेड नेशन शांति को बनाने के लिए ऐसा करती है। लेकिन अभी रिसेंटली में माली की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन को अपने यहाँ पर रोक दिया और कहा कि अब आप अपने सैनिकों को यहाँ से निकाल सकते हैं। माली में 2012 में जो इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी हुई थी उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपिंग मिशन के माध्यम से अपने जो सोल्जर्स हैं जो कि अलग अलग देशों से लिए जाते हैं उनको डिप्लॉय किया था और अब वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। 10 साल बाद ऐसा हुआ है। माली जो कि अफ्रीकन कंट्री है उसने अपने यहाँ पर जो पीस कीपिंग मिशन है उसको रोक दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर जम्मू कश्मीर में अब चुनाव होगा। 90 सीट्स में चुनाव होने वाला है और 90 सीट्स के अलावा टोटल 24 सीट्स पीओके के लिए भी रिजर्व की गई, तो टोटल 114 सीट्स यहाँ पर जम्मू कश्मीर पूरे पीओके को मिलाकर 114 सीट्स भारत के पार्लियामेंट के द्वारा अनाउंस की गई। अब चुनाव होगा तो वहाँ पर सुरेश रैना जो कि भारतीय लेफ्ट हैंडर क्रिकेटर थे, अब तो क्रिकेट नहीं खेलते, और अब ये जम्मू कश्मीर में अवेयरनेस जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के यूथ है उनको अवेयर करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें भाग लें। सुरेश रैना, ध्यान रखिएगा, वैसे तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पर प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, तो अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा कि जो पार्लियामेंट है वहाँ पर 2 लोग घुस गए और 2 लोग घुसने के बाद वहाँ पे धुएं वाली बोतल उन्होंने खोल दी जिससे बहुत अफरा तफरी मच गई। इसको देखते हुए अब इसकी इंक्वायरी की जाएगी, तो इंक्वायरी करने के लिए इसके चेयरमैन किसकी चेयरमैनशिप पर या किसको कौन लीड करेंगे इस इंक्वायरी को, तो इस इंक्वायरी को सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह
अनीश दयाल सिंह जो कि सीआरपीएफ के डीजी हैं और एडिशनल डीजी हैं आईटीबीपी के, ये यहाँ पर अब लीड इस कमेटी को करने वाले हैं जो ये इंक्वायरी करेगी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी रही। कुछ इस प्रकार से माहौल बन गया था। अगला क्वेश्चन, कोलकाता नाइट राइडर, आपको पता है 2024 में जो आईपीएल है उसकी तैयारी चल रही है, तो कोलकाता नाइट राइडर के जो कि शाहरुख खान और जूही चावला ने मिलकर इस टीम को बना रखा है, खरीद रखा है, और केकेआर जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर, इसके अगले सीजन के लिए कैप्टन अनाउंस कर दिए गए जिनका नाम है श्रेयस अय्यर। इसे पिछले वाला जो सीज़न हुआ था 2023 में, उसमें नीतीश राणा थे, अब वो वाइस कैप्टन बना दिए गए हैं। केकेआर की बात करें तो आईपीएल को 2 बार ये जीती भी हुई है, 2012 में भी जीती और 2014 में भी जीती है, और दोनों बार जो गौतम गंभीर थे वो इसके कैप्टन थे। अब इस बार गौतम गंभीर को मेंटर बना दिया गया है कोलकाता नाइट राइडर का। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एनर्जी को सेव करने के लिए यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाता है कि बिना बात के आप एनर्जी यूज़ ना करें। बिना बात मतलब जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है वहीं पर आप एनर्जी यूज़ करें, नहीं तो आप एनर्जी को कंजर्व करें। और साथ साथ एनर्जी को जब आप कंजर्व करें तो आप ये ध्यान रखें कि आप ऐसी एनर्जी को यूज़ करें जो कोई पॉल्यूशन ना दे। ठीक, और इसको 2001 से अनाउंस किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन राइट डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ह्यूमन राइट डे हम 10 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल रखी गई है। इसको 1948 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। कब? 1948 में। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो इसको 1993 में 12 अक्टूबर को फॉर्म किया गया। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके इस समय पर करंट एग्जीक्यूटिव अरुण कुमार मिश्रा है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल माउंटेन डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो इंटरनेशनल माउंटेन डे हम 11 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 11 दिसंबर को। इसकी थीम रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम रखी गई है और 11 दिसंबर को 2003 से अनाउंस किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में। इसीलिए जो 2004 में पहली बार हमने इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व किया 11 दिसंबर को। ठीक, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है या कुछ कमी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आने वाली वीडियो में अपनी कमी को दूर कर सकें और आपके लिए बेहतर कंटेंट, बेहतर काम कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।